हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स एकेडमी पे। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, आपके इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस से। अब यहां पे चीजें अगर मैं कहूं तो दोस्तों सबसे पहली चीज हम लोग ये समझेंगे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। अब यहां पे अगर बात करो, देखो जो वर्ड कॉर्पोरेट है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है दोस्तों आपका कंपनी। और दूसरी चीज अगर बात करूं फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मनी एंड इट्स मैनेजमेंट। अब यहां पे अगर बात करो, देखो कोई भी जो कंपनी है उसकी जो सक्सेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके फाइनेंस पे डिपेंड करती है। और फाइनेंस हर एक के लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो एक इंडिविजुअल जो बंदा होता है अगर फाइनेंस प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा है तो उसकी जो लाइफ है बहुत अच्छी खासी क्या कटती है। अब यहां पे चीजें मैं आपको बताऊं तो देखो क्या होता है पता है क्या। अब मनी एंड इट्स मैनेजमेंट में अब मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होता है, आपके इनफ्लो और जो आपका आउटफ्लो होता है पैसे का उससे रिलेटेड होता है। अब इनफ्लो मतलब क्या होता है, देखो इनफ्लो में ये होता है कि आपका जो पैसा है कंपनी वो पैसा किस तरह से आ रहा है, यानी वेज टू अक्वायर। कंपनी में पैसे किस तरह से आ रहे हैं। अब देखो कोई भी जो कंपनी होगी जब पैसे रेस करेगी तो हमेशा यह ध्यान रखेगी कि जो उसका कॉस्ट होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए और एक राइट सोर्स से आना चाहिए। और एक बिजनेस फर्म के पास एक बहुत ज्यादा जरिए होते हैं जिससे वो क्या करता है, वो पैसे रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात करूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या 10 लाख रुपए की जरूरत है, कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अजम्पशन करता हूं, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास सोर्सेस क्या है, सबसे पहली चीज मैं अपनी सेविंग देखूंगा, सेविंग में 2 लाख रुपए पड़े, ठीक है। अब वो मुझे ब्याज पे तो मिलेगा, मेरा ही पैसा मैं ले लूंगा, ठीक है। अब यहां पे मेरे मॉम डैड है, उनसे मैं 2 लाख रुपए ले सकता हूं, चलो 3 लाख है, मेरे मम्मी पापा अमीर है थोड़े से, ठीक है। लेकिन मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई दूंगा लेकिन 4% ब्याज लगेगा। मैं बोला ठीक है ले लो, क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद बैंक के पास जाऊंगा। अब बैंक के पास जब मैं जा रहा हूं तो बैंक मुझे देने के लिए तैयार है। एसबीआई मुझे दे रही है 5 लाख, ठीक है। कितने पे दे रही है, आपके 8% पे। वहीं पे एक्सिस मुझे जो दे रही है वो आपके 10% पे। एचडीएफसी जो दे रही है मुझे कितने दे रही है, वो मेरे 7% पे दे रही है। फिर ऐसे करके मुझे क्या पैसे क्या मिल रहे हैं। और वहीं पे एक मेरा दोस्त है, वो क्या बोल रहा है, वो मुझे पैसे दे रहा है, फ्रेंड भी है जो मुझे पैसे दे रहा है। लेकिन अब मुझे वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई पहले ले 5 लाख रुपए, कोई भी ब्याज मत दे, तू मेरा दोस्त है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, अब मैं कहां से कैपिटल रेस करूंगा। सबसे पहली चीज मैं ये ध्यान रखूंगा कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंपनी, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि मेरा जो फंड है वो एक सही जगह से आना चाहिए और साथ ही साथ जो कॉस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खर्चा। कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्चा, वो क्या कम होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं ना, यानी ये देखो ये कैपिटल है ना, मेरा 10 लाख रुपया मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख रुपए में जरूरत है। तो 10 जरूरत किसकी है, 10 लाख क्या कैपिटल है, ठीक है, जरूरत है तो रिक्वायरमेंट है, तो इसी को हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या, ये मेरे सोर्सेज है, मैं पैसे कहां से रेस कर रहा हूं, यानी सोर्सेज मतलब क्या होता है, जरिया। तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल क्या, मेरा सेविंग है, मेरे मॉम डैड है, बैंक है और मेरा एक दोस्त है, ठीक है। अब यहां पे अब मैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करूंगा, यानी मेरा जो 10 लाख रुपया जो रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, अब उसको स्ट्रक्चर करूंगा कैसे। सेविंग पे 2 लाख मिल रहे हैं, मॉम डैड, अब मैं देखूंगा मॉम डैड कितने पे दे रहे, 4% पे दे रहे, एसबीआई 8% पे, 10% पे, 7% पे, चलो सबसे कम क्या 4% तो ले लिया। तो 2 और 3 कितने हो गए मेरे, 5 लाख हो गए। अब मुझे क्या 5 लाख की और जरूरत है, तो 5 लाख मुझे क्या मेरा दोस्त दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो मैं वहां से लूंगा। अब 5 मेरे क्या 10 लाख, यानी जो मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब यहां पे मुझे कैपिटल लाने में खर्चा कितना हो रहा है, 4% का खर्चा हो रहा है। अब खर्चा किसका, कैपिटल का। खर्चे को हम लोग इंग्लिश में से कॉस्ट, और कैपिटल तो हो गया क्या, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसी चीज को हम लोग क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हमारा 4% इंटरेस्ट हमारा क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दोस्त, समझा। और कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मतलब क्या होता है, कैपिटल को किस तरह से हमने क्या किया, बनाया, बिल्डअप किया है, कैसे हमने 2 लाख लिया, 3 लाख किया और फिर 5 लाख लिया। तो यहां पे मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हुआ, मेरी सेविंग से, मेरे मॉम डैड से और मेरे दोस्त की वजह से मेरा कैपिटल क्या बना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब पैसे आ गए मेरे पास 10 लाख रुपए। अब 10 लाख आने के बाद अब मेरा आउटफ्लो कैसा होगा, यानी मेरा जो कैपिटल है अब मैंने ला तो दिया है, अब उसे मैं यूज कैसे करूंगा वो मैटर करता है। तो देखो
अब यूटिलाइजेशन, अब आउटफ्लो मतलब अब 10 लाख रुपए मुझे कहां कहां देने। अब मैं यहां पे ये ध्यान रखूंगा कि मुझे पैसे कहां कहां देने। सबसे पहली चीज मैं ये बनाऊंगा कि मुझे फिक्स कैपिटल में कितना पैसा देना है, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा देना है, ये चीजें मैं ध्यान दूंगा। और ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां पे मेरा जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, और हमेशा ये चीज ध्यान रखूंगा मैं ऐसी जगह ही पैसे इन्वेस्ट करूंगा जहां पे मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे ज्यादा मुझे क्या हो, मेरा प्रॉफिट हो, तभी मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, वरना इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ये कौन में ध्यान रखता है, ये आपकी जो कंपनी होती है वो क्या ध्यान में रखती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, थोड़ा सा मेसी हो गया। देखो ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना है, और रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो यूज करना है बस। और ये वेस्ट टू एक्वायर और आपका यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, ये आपको क्या नोट करना है, समझा, क्लियर है। अब यहां पे मैं बात करूं दूसरी चीज की। अब यहां पे हमने ये चीज तो समझ लिया कि कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट फाइनेंस बेसिकली डील्स विद कैसे कैपिटल किस तरह से रेस किया जाएगा, और रेस करने के बाद उसको किस तरह से यूज करना है, उससे कौन डील करता है, आपका जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो डील करता है। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि अब बात पैसे की है, तो हमारे एक बहुत ही अच्छे जो ऑथर थे जिनका नाम हेनरी फोर्ड था, उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। अब ऐसा क्यों बोला इन्होंने, ऐसा इसलिए बोला इन्होंने, चलो एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा आर्म है। अब इसको मैं क्या कर देता हूं, एक पोजीशन पे क्या स्टेबल कर देता हूं, और इसको बोलता हूं भाई हिलना मत, 10 महीने तक हिलना मत। अब 10 महीने बाद क्या मैं इसके हाथ को अगर मूवमेंट करना चाहूंगा तो मूवमेंट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, खो दूंगा। अगर मैं यूज करता रहा तो बहुत ऑब्वियस बात है, बहुत अच्छे से चलेगा। वैसे ही अब क्या हुआ, मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी ने क्या किया, 100 रुपए मुझे क्या दिए, कितने साल पहले, 10 साल पहले, जब मैं छोटा सा बच्चा था, 10 साल का था तब, ठीक है। तो 100 रुपए दिया, बोला कि बेटा रख ले, कभी जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेना। अब मैंने क्या किया, उसको रखा नहीं, मैंने अपने गुल्लक में डाल के रखा था। अब 10 साल बाद आज मुझे क्या लगा, भूख लगा, क्या लगा, भूख लगा। अब मुझे क्या खाना है, इडली डोसा खाने का है। अब इडली डोसा खाने के लिए मैंने निकाला। अब मुझे एक चीज बताना, क्या 100 रुपए में जितनी चीजें मैं 10 साल पहले खरीद पाता था, क्या उतनी चीजें मैं आज खरीद पाऊंगा, नहीं खरीद पाऊंगा। क्या 100 रुपए की वैल्यू जो 10 साल पहले थी वो आज भी है, नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये जो पैसा था इसको क्या कर दिया, इसकी जो वैल्यू थी वो मैंने लूज कर दी। इस वजह से अगर मैं इसको यूज करता रहता तो क्या इसकी जो वैल्यू होती है वो बनती रहती, समझ में आ गया, यानी फ्लो में रहती। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही चीज बोला, मनी इज एन आर्म और लाइक यूज इट और लूज इट। तो मेरे ख्याल से ये आपको जो चीज है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहीं पे अगर मैं आगे बात करूं तो अब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या, अगर वही मैं अगर बात करूं आपके किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो इंडिविजुअल जो पर्सन होता है वो क्या करता है, वो हमेशा आपके फिनांस को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। क्योंकि जब फिनांस वो प्रॉपर्ली मैनेज करेगा तो उसकी जो वर्किंग होगी, उसकी जो लाइफ है वो क्या चलेगी, वो बहुत अच्छे से क्या करती रहेगी। क्लियर है। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसकी जो सक्सेस डिपेंड करती है वो उसके फिनांस पे डिपेंड करती है कि वो फिनांस किस तरह से अक्वायर कर रहा है, और अक्वायर करने के बाद उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, उस पर जो कंपनी का जो सक्सेस होता है वो क्या पूरा टोटली क्या डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, तो चलो अब यहां पे मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक मीनिंग मैं आपको दे देना चाहता हूं। तो आप लिख लो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ कैपिटल बाय द बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ कैपिटल बाय कॉर्पोरेशन।
समझा? तो यही चीज बोलिए, देखो मैंने यही चीज समझाई थी आपको कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, वो डील करता है कि कंपनी जो है पैसे किस तरह से रेस कर रही है, कितने कॉस्ट पे रेस कर रही है, और साथ ही साथ रेस करने का उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहीं पर अगर बात करूं, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है बहुत सारी चीजें क्या इन्वॉल्व करता है। सबसे पहली चीज अगर बात करूं, आपकी फिनेंशियल प्लानिंग करता है कि मुझे कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये मैं देखूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी चीजें दिखूंगा कि मुझे कहां से पैसे रेस करने, फिर उसके बाद पैसे रेस करने के बाद उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें मैं क्या समझूंगा। फिर दूसरी चीज मैं साथ ही साथ क्या समझूंगा, मैं कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये क्या स्टडी भी जो है आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या रिलेट करती है। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे जो पैसे हमें क्या लॉन्ग टर्म पे क्या मिलते हैं आपके कंपनी के लिए। और मनी मार्केट क्या होता है? जहां पे हमें जो लोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके 1 साल से कम पीरियड के लिए मिलते हैं, उसको हम लोग क्या मनी मार्केट बोलते हैं। अब तीसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होता है, ये आपके कैपिटल फॉर्मेशन, कि हम कैपिटल कैसे फॉर्म करते हैं। मैंने बताया कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, तो उसी को बोला गया आपका, वो भी आपका जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है इससे भी क्या डील करता है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई। और साथ ही साथ अब कैपिटल जब रेज हो जाता है तो उसको यूज कैसे करना है, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी आपका क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या डील करता है, इसे समझ में आ गया। अब यहां पे आगे चलो बात करते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे एक जो डेफिनेशन दी है हमारे टेक्स्ट बुक में, किसका, आपके प्रोफेसर हेनरी हॉगलैंड का, जहां पे उन्होंने क्या बोला है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली किससे, विथ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या हो गया कि कैपिटल किस तरह से रेज किया जाता है। एक्विजिशन मतलब क्या होता है, रेजिंग ऑफ कैपिटल। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय अ बिजनेस कॉर्पोरेशन। समझा? ये चीज मैंने जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई, वही चीज क्या आपको क्या बताया गया है यहां पे भी, बाय अ बिजनेस कॉर्पोरेशन। और ये जो डेफिनेशन आपका किसने दिया था, आपके हेनरी हॉगलैंड ने दिया था। तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड स्टेट्स इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपको इस तरह से का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये ध्यान कर लो। देखो याद करना कुछ नहीं है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय द बिजनेस कॉर्पोरेशन, बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो यही आपका है। तो इसकी मीनिंग मैंने ऑलरेडी समझाई हुई आपको। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब हर एक चीज को मैनेज करने वाला एक मैनेजर होता है, तो उसी तरह से एक जो बंदा होता है कंपनी में, वो क्या करता है, फिनांस को भी मैनेज करता है। और उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फिनांस मैनेजर बोलते हैं। वो क्या करेगा, आपके सारे काम करेगा, फिनांस को क्या मैनेज करेगा। अब एक जो फिनांस मैनेजर होगा, अब उसका क्या बहुत सारा रोल होता है। क्या क्या रोल रहता है? सबसे पहला रोल ये रहता है कि वो हमेशा ये ध्यान रखेगा कि जो कंपनी है उसके पास क्या होना चाहिए, एक एडुकेट फंड होना चाहिए। यानी उसके पास अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है या फिर कुछ होता है तो उसके पास उतने फंड्स क्या हमेशा क्या पड़े हुए रहने चाहिए। क्योंकि बिजनेस में क्या अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और यही बोला जाता है ना कि रिस्क के आगे जीत है, सॉरी डर के आगे जीत है। तो यहीं पे आपका जो एडिक्वेट फंड क्या है कंपनी के पास हमेशा क्या होना चाहिए। अब साथ ही साथ आपका जो एक फिनांस मैनेजर रहेगा वो ये भी ध्यान रखेगा जो कैपिटल है वो रेज किया जाना चाहिए फ्रॉम दी राइट सोर्स, प्लस जो कॉस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब एज अ फिनांस मैनेजर वो ये ध्यान रखेगा कि जो हम फंड रेज करें वो एक सही तरीके से रेस करे, एक सही जरिए से रेस करे, एक सही जगह से रेस करे। और रेस कर ले तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसका जो कॉस्ट होना चाहिए यानी इंटरेस्ट जो होना चाहिए बहुत ज्यादा होना चाहिए। जो कॉस्ट होना चाहिए जितना कम हो सके उतना कम क्या होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब यहां पे फंड रेस कर लिया, फंड ये रेस करने के बाद आपका जो फंड्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो एफिशिएंटली क्या यूज किए जाने चाहिए, यानी सही तरीके से यूज किए जाने चाहिए, उसका कोई भी वेस्टेज होना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? अब साथ ही साथ हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फंड तो रेज हो गया, मैंने आपको बताया कंपनी हमेशा ध्यान रखेगी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आपका क्या होना चाहिए, आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो यही चीज क्या आपका फिनांस मैनेजर भी ध्यान रखता है। फिनांस मैनेजर हमेशा ध्यान रखेगा कि जो फंड्स अब आए उसमें से क्या हम मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कर सके, हम क्या रेस कर सके दोस्तों। वो हमेशा क्या करेगा, वो ये चीज का क्या ध्यान रखेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, ये आपके क्या रोल है आपके फिनांस मैनेजर के, तो आपको ये चीज क्या क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब फिनांस से रिलेटेड अब कंपनी को क्या लेने रहते हैं, आपके दो डिसीजन लेने रहते हैं, डिसीजन इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। डिसीजन इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब वो दो डिसीजन कौन से रहेंगे, सबसे पहली चीज वो क्या रहेगा, फिनांसिंग डिसीजन रहेगा। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनांसिंग डिसीजन बोलेंगे, और एक आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब फिनांसिंग डिसीजन में क्या होगा, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अब जो बिजनेस फर्म होता है, क्या होता है, एक आपका जो बिजनेस फर्म होता है, अब उसके पास क्या होता है, एन नंबर ऑफ ऑप्शन रहते हैं जहां से वो क्या कर सकता है, अपनी कंपनी के लिए क्या फंड रेज कर सकता है। सही बात है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास मम्मी थे, डैडी थे, मम्मी डैडी की, आपके दोस्त थे, मेरे पास सेविंग थी, मेरे पास बैंक था। ऐसे ही आपके जो बिजनेस फर्म होते हैं उनके पास क्या बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कैपिटल, बहुत सारे ऑप्शन होता है आपके कैपिटल मार्केट में, जहां पे वो क्या कैपिटल रेस कर सकते हैं। कैसे रेस करते हैं, आपके शेयर्स को इश्यू करके रेस कर सकते हैं, डिबेंचर्स को इश्यू करके आपका रेस कर सकते हैं, बॉन्ड्स को इश्यू करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, डिपॉजिट इशू करके क्या कर सकते हैं, आपके कैपिटल क्या रेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जहां से वो क्या कर सकते हैं, अपने पैसे क्या रेस कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये चीज करते टाइम हमेशा वो चीज ये ध्यान रखेंगे कि जो फर्म होनी चाहिए, अब जैसे मैंने बताया आपको, फर्म में ध्यान कौन रखता है, आपका फाइनेंस मैनेजर रखेगा पैसे का ध्यान, जिसके लिए मैं एफएम लिख दूंगा कि फर्म जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वेल कैपिटल, यानी उसके पास पैसा क्या भरपूर क्या रहना चाहिए, ये चीज का वो हमेशा क्या ध्यान रखेगा। अब यहां पे साथ ही साथ वो ये चीज का भी ध्यान रखेगा कि जो पैसा है वो क्या आना चाहिए, वो राइट सोर्स से आना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, जो कॉस्ट होना चाहिए वो कम होना चाहिए, प्लस एक करेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, आपके इक्विटी और डेप्ट का। अब इक्विटी और डेप्ट मतलब क्या होगा, देखो इक्विटी मतलब शेयर्स को इश्यू करना, डेट को मतलब क्या, आज लोन लेना, जैसे डिबेंचर्स हो गया एक तरह का लोन होता है आपका, फिर उसके बाद अगर मैं बॉन्ड बोलूं तो बॉन्ड भी एक तरह का आपका लोन होता है। तो यहां पे वो हमेशा ध्यान रखेगा कि मुझे शेयर्स और डेट दोनों ही से पैसे रेज करने, लेकिन जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, एक करेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा इक्विटी बहुत ज्यादा कर दिया और डेट मेरा कमी है, या फिर डेट मैंने लिया ही नहीं, या फिर डेट मैंने बहुत कर दिया और मैं कर्जे में डूब गया। तो ये सारी चीजें क्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो हमेशा ये चीज वो क्या ध्यान रखेगा कि एक जो फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए वो क्या एकदम अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं आपका क्या है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, अब यहां पे 2 मिनट क्या हो गया यहां पे, हाँ, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो क्या ध्यान रखेगा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमेशा जो मैनेजर है वो चीज ये ध्यान रखेगा कि आपका जो पैसा हो सही तरीके से क्या होना चाहिए, वो आपका यूज किया जाना चाहिए, एक सही जगह पे क्या इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका जो मैनेजर रहेगा वो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करेगा। क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कंसीडर करेगा, और उसको इस तरह से इन्वेस्ट करेगा कि उसको इस तरह से इन्वेस्ट करेगा कि जो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या वो निकल जाना चाहिए, और जो उसका प्रॉफिट है वो अलग से क्या आना चाहिए। तो हमेशा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज्यादा ही वो क्या प्रॉफिट क्या अर्न करने की क्या कोशिश करेगा दोस्तों। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां पे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या प्रॉफिट क्या वो अर्न करके क्या दे सके, मैक्सिमम रिटर्न क्या मिल सके दोस्तों। क्लियर हो गया। और इसी के बेसिस पे और साथ ही साथ जो कैपिटल आया ना उस कैपिटल की प्रॉपर क्या बजटिंग करे। कैपिटल बजटिंग मतलब क्या हो गया कि मुझे कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है। जैसे अगर मेरे पास कैपिटल आ गया तो मुझे फिक्स कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, फिक्स कैपिटल में कितना पैसा जाएगा और वर्किंग कैपिटल में मेरा कितना पैसा जाएगा, ये चीज का वो क्या हमेशा क्या ध्यान रखेगा, उसका राइट कॉम्बिनेशन क्या वो बनाएगा दोस्तों। क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं आपकी इंपॉर्टेंस किसके, कॉर्पोरेट फाइनेंस की। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग यहां पे देने वाले डिसीजन मेकिंग के लिए, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। सही बात है भाई, अगर कोई भी बंदा रहेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है, ठीक है, हमारे रतन टाटा जी की कंपनी है, अगर वो कोई भी कंपनी पे डिसीजन लेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कंपनी को फायदा क्या होगा,
क्या कंपनी को अगर कोई प्रोजेक्ट चालू करना है तो उस प्रोजेक्ट को चालू करने में जो खर्चा लगने वाला है, जो कॉस्ट लगने वाला है या फिर जो खर्चा लगने वाला है, क्या उससे ज्यादा इसको प्रॉफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, ये चीज ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई उनको नई कंपनी चालू करनी है, ऑटोमोबाइल की अगर नई प्लांट चालू करनी है, तो क्या उनके पास उतने पैसे है, क्या कंपनी उतनी वेल कैपिटलाइज्ड है, अगर है तो क्या उतना इनिशिएटिव लेने के बाद उससे उतना फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, आपके फिनांस पे क्या डिपेंड करती है दोस्तों। और अगर फिनांस सही रहेगा तभी क्या होगा, आपका जो कंपनी है डिसीजन लेगी। और हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी कंपनी की फिनांस पे इंपैक्ट क्या होगा उसके बेसिस पे ही क्या डिसीजन लेती है। जैसे अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट करने के बाद मुझे प्रॉफिट होगा तभी कंपनी क्या करेगी, आपका नया प्रोजेक्ट चालू करेगी, वरना चालू नहीं करेगी। अब दूसरी चीज क्या है, रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या किया, एक नया बिजनेस चालू किया। चलो मैंने एक नया बिजनेस चालू किया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, पैसा चाहिए रहेगा। अब पैसा मैं क्या करूंगा, रेस करूंगा। क्या करूंगा, रेस करूंगा। कैसे, अलग अलग सोर्सेस से कैसे रेस करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शेयर्स इश्यू कर सकता हूं, मैं डिबेंचर इश्यू कर सकता हूं, मैं आपके बॉन्ड्स इश्यू कर सकता हूं, मैं डिपॉजिट इश्यू कर सकता हूं। अब ये सारे क्या मेरे मीन्स है, यानी सोर्सेस है जहां से मैं क्या कर सकता हूं, मेरा जो कैपिटल है, जो फंड है, उसे क्या मैं रेस कर सकता हूं। तो ये क्या आपके फिनांस रिलेटेड। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। अब यहां पर अगर बात करूं तो सबसे बड़ी केस, अब यहां पे अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो देखो हमें क्या करना रहता है, हमें टाइम के हिसाब से क्या चेंज करना रहता है। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था। अब 10 साल हो गए उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें अपग्रेडेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अपग्रेडेशन के लिए मुझे क्या करना, रिसर्च करना पड़ेगा। मुझे ये चीज समझनी पड़ेगी कि मार्केट में आज कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन होने चाहिए। साथ ही साथ मुझे ये भी चीज समझनी पड़ेगी क्या वो मॉडिफिकेशन क्या उनको पसंद है कि नहीं पसंद है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या, वो सारी चीजें करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। अब रिसर्च फ्री में होगा क्या, नहीं, उसके लिए मुझे क्या लगेगा, पैसे लगेंगे। साथ ही साथ अब मैंने रिसर्च कर लिया, अब मुझे क्या प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करना, उसके लिए एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लगेगा, टेक्नीशियंस लगेंगे, प्रोफेशनल्स लगेंगे। अब डेवलपमेंट करने के लिए तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए रहेगा, पैसा क्या चाहिए रहेगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चौथी चीज की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होता है, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मैं लिख देता हूं स्मूथ रनिंग ऑफ फर्म। ठीक है, अब स्मूथ रनिंग ऑफ फर्म सही बात है। अब मेरे यहाँ पे वर्कर काम कर रहे, ठीक है, और वर्कर को अगर मैं सैलरी नहीं दूंगा तो वो मेरे लिए काम करेंगे नहीं, वो फंक्शन पे बैठ जाएंगे, बोलेंगे कि ओमकार मुर्दाबाद, ओमकार मुर्दाबाद, ओमकार मुर्दाबाद। सही बात है, अगर वही उनको मैं सैलरी दूंगा तो बहुत हंसी खुशी क्या काम करे, उनको बोनस दे रहा हो। फिर अगर उन्होंने छुट्टी लीव ली है, मेडिकल लीव ली है, तो उनका जो मेडिकल लीव के लिए जो खर्चा वो भी मैं भर के दे रहा हूं, तो वो लोग क्या खुश रहेंगे। सेम चीज अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं। प्रोडक्शन कब होगा, जब रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल कब आएगा, जब मैं रॉ मटेरियल वाले को पैसे दूंगा। अगर उसी को मैं पैसे नहीं दूंगा तो रॉ मटेरियल वाला मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा क्या, नहीं सप्लाई करेगा। मेरा चाचा थोड़ी ना, आजकल तो चाचा भी नहीं देते। सही बात है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, अब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन तभी स्मूथ रनिंग करेगी जब कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होगा, अच्छे से क्या डील किया जाएगा, अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा। क्लियर है। फिर हम आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा दोस्तों, है आपका ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, या फिर मैं लिख सकता हूं डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करूं तो हमारी कंपनी में हम सभी जैसे जानते हैं कि एक अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिनांस डिपार्टमेंट होता है, आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। अब यहां पे मुझे एक चीज बताना, अगर मैं क्या करता हूं, अगर फिनांस डिपार्टमेंट को पैसे नहीं, फिनांस डिपार्टमेंट अगर एचआर डिपार्टमेंट को पैसे नहीं देता है तो एचआर डिपार्टमेंट क्या नहीं कर पाएगा, सैलरी नहीं कर पाएगा। जब सैलरी नहीं करेगा तो वर्कर काम करेगा, वर्कर काम नहीं करेगा। जब वर्कर काम नहीं करेगा, प्रोडक्शन होगा क्या, प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन जब नहीं होगा तो रॉ मटेरियल्स क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, और खराब होंगे तो होंगे। प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। जब मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। सही बात है कि नहीं बात है। तो यही चीज है, जब मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर फिनांस क्या अरेंज करूंगा, बजटिंग अच्छे से करूंगा, मैं स्ट्रक्चरिंग अच्छे से करूंगा। स्ट्रक्चरिंग तो अलग बात होगी, मैं जब बजटिंग अच्छे से करूंगा कि मुझे कितना पैसा किसको देना है,
किस लिए देना है, कब देना है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या कोऑर्डिनेशन आएगा, जिसकी वजह से मेरा जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चलेगा और मेरे हर एक डिपार्टमेंट के बीच में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन क्या बना रहेगा दोस्तों। और यही पे सेम चीज, अगर एक एग्जांपल लूं, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर पैसे नहीं दूंगा तो सेल्स प्रमोशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब सेल्स प्रमोशन नहीं होगा तो लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छा खासा नहीं पता रहेगा, जब प्रोडक्ट के बारे में मेरा अच्छा खासा नहीं पता रहेगा तो क्या प्रोडक्ट खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। जब प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो मेरा क्या होगा, लॉस होएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका सिक्स्थ हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों, आपका एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब एक्सपांशन मतलब क्या होता है, मैं समझ जाता हूं दोस्तों सबको पहले। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं क्या करता था, 10 यूनिट बिस्किट की क्या प्रोड्यूस करता था, ठीक है, 10 यूनिट प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब मेरी जो डिमांड है मेरे बिस्किट की वो क्या बढ़ चुकी है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 20 यूनिट क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक मशीन 2 मशीन पे मेरा काम हो जाता था, अब मुझे क्या एट ए टाइम मुझे 2 मशीन की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सही बात है, क्यों, क्योंकि मैं क्या डबल क्या कर रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं। 20 यूनिट पहले 10 ही करता था, अब डबल प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी 20 यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करने हैं। तो 2 मशीन में काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा लेकिन प्रोडक्शन जो होगा लेट होगा। लेकिन मुझे प्रोडक्शन क्या प्रॉपर करना है, सप्लाई मुझे प्रॉपर करना है, तो मुझे 2 मशीन और लेनी पड़ेगी। अब 2 मशीन क्या फ्री में आएगी, नहीं आएगी, उसके लिए क्या देना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे, यानी क्या देना पड़ेगा, मुझे मनी देना पड़ेगा। तो मेरा बिजनेस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। पहले मैं 2 मशीन में काम करता था, अब मैं 4 मशीन के साथ कर रहा हूं, यानी क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपांशन बोलेंगे। अब यहां पे डाइवर्सिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या है, पहली चीज क्या थी मुझे, कि मैं पहले आपके सिर्फ बिस्किट बेचा करता था। अब मेरा मन क्या आ रहा है, मैं अब क्या करूंगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचूंगा। क्या बेचूंगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी क्या मैं प्रोड्यूस करके क्या मार्केट में एस्टैब्लिश करूंगा। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स जब मैं एस्टैब्लिश करूं तो मेरे पास सॉफ्ट ड्रिंक के लिए रॉ मटेरियल लगेंगे मुझे, फिर उसके बाद मुझे क्या टेक्नीशियंस लगेंगे, उस तरह से वर्कर्स लगेंगे, फिर उसके लिए मुझे अलग से प्लांट बनाना पड़ेगा, लैंड बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। सही बात है। फिर उसके लिए मुझे क्या मशीन लेना पड़ेगा और बहुत सारे क्या अलग अलग क्या खर्चे होंगे, उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी और ये सबकी चीज के लिए मुझे क्या करेगा, पैसा लगेगा। तो मुझे क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए, तो ये देखो इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट फाइनेंस की। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, आपके मेरे ख्याल से आपको डाइवर्सिफिकेशन क्या समझ में आ गया, एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन क्या क्लियर हो गया। एक्सपांशन मतलब क्या, जो बिजनेस में है उसी बिजनेस को और बड़ा करना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, पहले मैं बिस्किट का करता था, अब मैं सॉफ्ट ड्रिंक का करना चाहता हूं, मैं चॉकलेट का करना चाहता हूं, मतलब अलग अलग सेक्टर में मैं क्या घुसना चाहता हूं, उसको हम लोग क्या डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। अब 7वां पॉइंट क्या आपका, 7वां पॉइंट है जो दोस्तों वो है आपका मैनेजिंग रिस्क। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, आपके जो पैसे, आपके जो रिस्क होते हैं उसको मैनेज करने में क्या हमें हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने अपने फंड, अपने पैसे को वेल कैपिटलाइज रखा है, वेल यूटिलाइज रखा है, तो मुझे अब जैसे कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ कि बहुत सारे कंपनी शट डाउन हो गई। ठीक है, अब कंपनी शट डाउन होने की वजह से अगर मैंने पैसे अच्छे से मैनेज नहीं किए रहते, अगर मेरे पास ऑलरेडी मैंने वेल कैपिटलाइज है मेरी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं कोरोना सर्वाइव कर पाऊंगा। अब आपने कई सारी कंपनी देखी होगी जो कोरोना सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक अचानक से एक अनसर्टेन रिस्क था जिसकी वजह से प्रोडक्शन बंद, सारी चीजें बंद थी, तो मैं अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाया और इस वजह से मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ठप पड़ गई। क्लियर हो गया। लेकिन अब वही अगर मैं बात करूं, मेरी फंड कंपनी जो होती है क्या होती है, उसने फंड कैपिटलाइज किए होते अच्छे खासे, अच्छे से मैनेज किया होता, तो मैं लॉकडाउन में भी अपने वर्कर्स को संभाल पाता और वर्कर्स को संभाल पाता, साथ ही साथ क्या कर पाता, वापस से जब कंपनी खुलती तो मैं प्रोडक्शन का काम क्या और अच्छे से क्या कर पाता। ठीक है, क्यों मेरे पास क्या पैसे होते। क्लियर है। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 8वें पॉइंट की, तो 8वां पॉइंट जो है हमारा दोस्तों वो क्या है आपका, वो आपका रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट। सही बात है दोस्तों कि जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ साथ क्या जो चीज है वो भी क्या बदल रही है। अब मशीन जो होती है पुरानी हो जाती है, पुरानी होने की वजह से अब वो उतना प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग में उतना क्या काम नहीं कर पाएगी। सही बात है। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नए एसेट्स, नई मशीन लानी पड़ेगी। पहले जो एक आपकी जो मशीन थी वो क्या करती थी, सिर्फ 20 यूनिट प्रोड्यूस करके देती थी। अब लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे और भी यूनिट्स क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है एट ए टाइम। 100 यूनिट्स क्या है, तो मुझे नई मशीन लानी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी वाली, जो क्या मुझे 100 यूनिट से एक टाइम पे क्या प्रोड्यूस करके दे। सही बात है। तो अब ये जो नई मशीन लाऊंगा तो उसके लिए मुझे पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगेंगे। तो क्या हो रहा है, जो पुरानी वाली मशीन है उसको मैं क्या बेच दूंगा और नई मशीन मैं ले लूंगा, तो देखो मेरा ओल्ड एसेट क्या रिप्लेस हो रहा है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका 9वां पॉइंट क्या होगा हमारा, जो 9वां पॉइंट होगा दोस्तों, 2 मिनट यार,
जो 9वां पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इश्यू करती है और बहुत सारी जगहों से क्या लोन भी क्या लेती है। अब कोई अगर शेयर खरीद रहा है तो शेयर के बदले उसको कुछ मिलेगा तभी वो खरीदेगा ना, फ्री में कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। वही कोई अगर लोन दे रहा है तो उसके बदले उसको कुछ चाहिए रहेगा तभी रहेगा ना, तो वही चीज है। जो डिविडेंड होता है, आप जो कंपनी क्या करती है, शेयर इश्यू करती है, जो कंपनी का जो शेयर खरीदता है उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं, उसी शेयर होल्डर को हम लोग क्या देते हैं, हम लोग क्या देते हैं उसको डिविडेंड देते हैं। इंटरेस्ट किसको देते हैं, जो कंपनी जिससे लोन लेती है, लोन जिससे लेती है उसको कंपनी का क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। तो क्रेडिटर को क्या पे करना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ता है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर बात करूं, अब कंपनी को क्या करना पड़ता है, बहुत सारी जगहों, बहुत सारी चीजों के लिए पेमेंट करना पड़ता है, किसका, टैक्सेस एंड फीस। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी फाइलिंग, बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस क्या पे करने पड़ते हैं, किसको, गवर्नमेंट को। वही अब अगर मैं बात करूं फीस की, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार जो होता है कंपनी का, उसको क्या करनी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है। बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनके पास, तो उनको क्या करनी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी क्या उनको कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्या जरूरत क्या पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हमने क्या ऑलमोस्ट जो है आपका आधा चैप्टर कवर कर लिया, 2 टॉपिक्स और बाकी हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम वो भी कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेके सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।